Hello dear students, my name is Dr. Muhammad Ali. Today I'm here to deliver a lecture on one of the subject of biology, that is genetics. So I am your biology teacher. I'll be teaching biology in a lecture of series. So this initiative has been taken by District Administration in collaboration with the Education Department of Kargil. So the objective of this initiative is to outreach the maximum number of the students who have doubts and who have problems in understanding the concepts, not only in biology but in physics, chemistry, as well as other subjects like social sciences, then language classes also. So I'll be starting today's lecture that's based on genetics, the important terminologies of the genetics. We'll be talking about Mendel, his contribution, and why he is known as father of genetics, and important crosses and experiments conducted by Mendel itself. All right, तो हम शुरू करने जा रहे हैं ये इस लेक्चर को. So we'll start this. Just a second, please. ओके सो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, यू कैन सी द लाइन, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू हैव योर मदर्स आई और योर फादर्स स्माइल? द आंसर लाइज इन अ फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ साइंस नोन एज जेनेटिक्स. सो टुडे विल अनरेवल इट्स सीक्रेट्स. तो कहने का मतलब इस सेंटेंस का यही है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो समहाउ, राइट. 30% 40% सिमिलैरिटीज़ जो है आप अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है आप. सो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं एक ऑफस्प्रिंग का, एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, वो क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स. ऑलराइट, सो क्या है जेनेटिक्स? व्हाट इज़ जेनेटिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द जेनेटिक्स इज. सो हियर यू कैन see the definition of genetics is the scientific study of genes, heredity and variation in living organisms, and the term itself was coined by William Bateson in 1905. तो क्या है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स जो है एक बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, राइट, कि जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपकी एक टर्म है जिसका नाम है हेरिडिटी, राइट, यू कैन सी हियर, और जीन्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके वेरिएशंस है. सो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आप इसी जेनेटिक्स के अंदर आप चीज़ों को पढ़ेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ऑलराइट, इस टर्म को किसने प्रपोज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? विलियम बैटसन इन 1905. ऑलराइट, सो क्या है आपका हेरिडिटी? देखते हैं हम. हेरिडिटी का मतलब होता है जो पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो क्या है? आपका हेरिडिटी है. दैट मीन्स व्हाट? कि आपके जो पेरेंट्स है, मदर है, फादर हैं, उनसे आप में, यानी जो बच्चा है, राइट, द सन और द डॉटर, राइट, उनमें कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना है, राइट, कि जिसकी वजह से समहाउ आप अपने पेरेंट्स से की तरह सिमिलर दिखते हो. लाइक, ऑलराइट, आपको जो फेशियल आउटलुक है वो कहीं ना कहीं सिमिलर दिखता है, इसीलिए कहते हैं कि हाँ आप अपने बाप की तरह काफ़ी सिमिलर दिखते हो या अपनी मदर की तरह काफ़ी सिमिलर दिखते हो, राइट. सो ये क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. मीनिंग व्हाट? कैरेक्टर का मतलब यहाँ है, से फॉर एग्जांपल आई कलर, आपकी जो आई कलर है, फाइन, किसी का येलोइश होती है, ब्लूइश होती है, राइट, ठीक है, फाइन. सो किसी का ब्लैक कलर है, वो जो कलरेशन ऑफ द आई है, राइट, वो भी एक कैरेक्टर है, वो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होते हैं. कैरेक्टर का मतलब यही है, फाइन. सो साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वेरिएशन है, राइट. ऐसा तो नहीं है कि आप 100% अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हो, फाइन. समहाउ आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं, राइट, ठीक है. इसीलिए 100% यू आर नॉट कॉपी टू योर पेरेंट्स, राइट. अगर 100% इफ़ योर कॉपी, राइट, दैट मीन्स जो कॉपी हो, 100% कॉपी तो कहीं किसी भी जगह नहीं होते हैं, राइट. तो 100% कॉपी का जो मसला होता है वो क्लोन्स में है, राइट. वो एक सेपरेट चैप्टर है, अलग कॉन्सेप्ट है, फाइन. बट हियर वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स से समहाउ डिफरेंट दिखते हैं, राइट. 100% यू आर नॉट अलाइक टू योर पेरेंट्स, ठीक है. सो वो आपका वेरिएशन है. इसीलिए जेनेटिक्स में
पासिंग ऑफ द कैरेक्टर का होना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में वेरिएशंस का आना भी इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो हर कोई इंडिविजुअल जो है सिमिलर दिखेगा, राइट। हर कोई इंडिविजुअल जो है यानी इस प्लेनेट अर्थ पे जितने भी ह्यूमन की स्पीशीज है हर कोई बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिखेगी, बिल्कुल ही आपका फेशियल आउटलुक जो हर किसी के सिमिलर होगा, राइट। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वेरिएशंस आती है, राइट। अब वेरिएशन कैसे आते हैं वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे, फाइन। सो अभी आपको इतना याद रखना है, द हेरिडिटी मीन्स व्हाट, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और वेरिएशंस का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर, राइट, जीन्स के अंदर, आपके क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फाइन। उनमें से एक आपका म्यूटेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, राइट। तो चेंज आने की वजह से आप वेरिएशन शो करते हो, जिसकी वजह से समहाउ यू आर क्वाइट डिफरेंट टू योर पेरेंट्स एंड क्वाइट डिफरेंट टू योर सिबलिंग्स। आप 100% जो है अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, राइट। आप अपने सिबलिंग्स की तरह भी नहीं दिखते हैं, राइट। आपकी जो सिस्टर है, ब्रदर्स हैं, उनकी तरह 100% यू आर नॉट अलाइक टू देम। व्हाई? बिकॉज of this important thing which we known as variation. All right, so now this question comes into your mind, right? Most of the students के दिमाग में ही आता है कि why do we look like our parents? आप अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हो, right? So here you can have this photograph of the parent, एक फादर है और एक चाइल्ड है, राइट। बिल्कुल इन दोनों की बाल अगर आप देखोगे, राइट, करली बाल है, राइट, ठीक है। फेशियल जो फेशियल कलर है, राइट, समहाउ व्हीटिश है और समहाउ ब्लैकिश है, राइट। तो दोनों सेम दिख रही है, राइट, समहाउ, राइट, ओके। सो द आंसर लाइज इन आवर डीएनए एंड जीन्स, ओके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक टर्म आ गई जिसका नाम है डीएनए और जीन्स। अगर आपको देखना है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं, राइट, सो उसका आंसर जो है कहाँ पे है? सो द आंसर लाइज इन डीएनए एंड जीन्स। सो आपको डीएनए और जीन्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। व्हाट डीएनए इज ऑल अबाउट? सो डीएनए इट रिफर्स टू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। सो if you go back to the first slide, this is your DNA, right? This is your DNA. DNA क्या होती है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके सेल के अंदर होती है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, राइट, जहाँ क्रोमोसोम का लोकेशन है। वही क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या है? आपके डीएनए है, राइट, बिकॉज क्रोमोसोम इटसेल्फ इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑलराइट। सो ये आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है, बीच में आपके ऐसे स्टेप्स आते हैं, राइट। हम आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली व्हाट डीएनए इज। आपको इतना याद रखना है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हैविंग द स्टेप्स इन बिटवीन, राइट। जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये इसके दो स्ट्रैंड्स है, राइट। सो डीएनए क्या है? ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, एग्जैक्टली न्यूक्लियस के अंदर, कि जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी ऑन करते हैं। मीनिंग व्हाट? मीनिंग ये है कि आप अपने पेरेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखोगे। से फॉर एग्जांपल किसी का पेरेंट जो है काफ़ी टॉल है, राइट, सो ऑफस्प्रिंग भी टॉल ही होते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में, फाइन। सो जो टॉलनेस है, राइट, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं, राइट, उनका फिनोटाइप काफ़ी टॉल दिखता है, राइट। और वो टॉलनेस क्यों है? क्योंकि बिकॉज टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है, डीएनए है, राइट। और वो डीएनए ही है, राइट, जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, जीन्स ही है जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, राइट। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उन कैरेक्टर्स को लेके आएगा। कौन लेके आते हैं? जीन्स और डीएनए लेके आती है, राइट, कि जिसकी वजह से आप या तो टॉल दिखेगी, राइट, या समहाउ आपकी हाइट इतनी नहीं होती है, राइट, ठीक है। और जब हम पी के केस में देखेंगे, पायसम स्टाइवम, राइट, जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया है, तो वहाँ पे पी प्लांट किया तो वो टॉल प्लांट दिखेगी या आपको ड्वार्फ दिखेगी, यार जो छोटे साइज़ का है, राइट। सो जो टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है वो क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ द जीन्स और द डीएनए, ऑलराइट। जीन क्या है? सो a unit of heredity which is transferred from a parent to the offspring and is held to determine some characteristics of the offspring, ठीक है। अगर हम जीन को देखते हैं तो एग्जैक्टली जीन क्या है, राइट, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए। से फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन हियर, इतना सा छोटा सा एक सेगमेंट डीएनए का वो जीन है, राइट। सो
इस छोटे छोटे सेगमेंट्स आपके डीएनए के वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स, राइट। सो जीन्स आर व्हाट, जीन्स दीज आर द मिनी कंपोनेंट्स ऑफ अ डीएनए, राइट। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, वो आपकी जीन्स होते हैं, फाइन, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, जीन इज नथिंग बट स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, राइट, जो कि कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ऑलराइट। यानी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जो आपके कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगी, राइट, वो कौन करते हैं, एक्चुअली वो ये जीन्स ही करते हैं, फाइन। एंड बिकॉज जीन्स दे आर अ पार्ट ऑफ डीएनए, राइट, सो हम बोलते हैं कि जीन्स, डीएनए, इवन द क्रोमोसोम्स, ये आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी ऑन करते हैं, फाइन। आप देखेंगे हम आगे स्लाइड्स में जीन क्या होती है, हाँ, क्रोमोसोम क्या होती है और डीएनए क्या होती है। यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि डीएनए इज नथिंग, राइट, आर जेनेटिक मटेरियल हैविंग 2 स्ट्रैंड्स, इन बिटवीन यू हैव द स्टेप्स नाइट्रोजन बेसिस, ऑलराइट। और जीन क्या है, जीन दे आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा पोर्शन डीएनए का, वो आपका क्या है, जीन्स है, ऑलराइट। सो वे भी आई थिंक यहाँ थे हम, ऑलराइट। जो टर्म जीन है वो किसने कॉइन किया, किसने प्रपोज किया, एक बॉटनिस्ट था, राइट, कि जिसका नाम क्या है, विल्हम जोहानसन है। 1909 में उन्होंने इस टर्म को दिया, राइट, जीन। सो द जीन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय whom? The gene concept was given by Wilhelm Johansen in 1909, राइट। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, क्योंकि जब हम मेंडल के केस में देखेंगे, राइट, सो मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट बिफोर 1909, राइट। सो 1800 समथिंग में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया है, राइट। लेकिन मेंडल के टाइम पे जीन नाम का कोई ऐसा टर्म नहीं था, राइट। मेंडल ने इस टर्म के बदले, जीन के बदले फैक्टर यूज़ किया था, राइट, वो आगे हम देखेंगे, ऑलराइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, राइट, जैसे कि आपका क्रोमोसोम है, जीन है, डीएनए है, राइट। हम देखेंगे एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या है, थोड़े से डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो द हेडिंग इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ऑलराइट। सो you know the cell is the basic and the fundamental structure and functional unit of our life, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आपका सेल है, राइट। ये छोटे छोटे सेल्स ही होते हैं, राइट, जो कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फाइन। फिर इसके बाद बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते हैं, टिश्यूज बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली द ऑर्गेनिज्म। सो द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज योर सेल, ठीक है, सेल है। तो सेल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को जानेंगे तभी जो है आप इनहेरिटेंस की बात करते हो। व्हाट इनहेरिटेंस इज ऑल अबाउट? इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? अगेन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो हेरिडिटी जिसकी बात हमने की, राइट। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, उसको जानने के लिए आपको ये फंडामेंटल चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड होना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या है, देखिए आप, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंटेन्स अ न्यूक्लियस, ठीक है। सो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। से फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेल है, ऑलराइट। सो यू हैव द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, देन यू हैव द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, इनसाइड विच यू हैव दिस वाइट कलर, द स्ट्रक्चर्स, दीज आर द क्रोमोसोम्स, राइट। सो इनसाइड द न्यूक्लियस यू हैव दीज क्रोमोसोम्स, यहाँ पे शो कर दिया है। सो एक क्रोमोसोम को मैग्नीफाई कर दिया है, सो ये क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम, द लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज देयर इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे है? आपके न्यूक्लियस के अंदर ही है, क्या? आपके क्रोमोसोम्स। अगर हम क्रोमोसोम को देखते हैं, राइट, सो दिस इज द क्रोमोसोम, एग्जैक्टली दिस इज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, राइट। यहाँ पे आपके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स साथ में हैं। आपके एक सिंगल क्रोमोसोम भी होती हैं और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ये है। आप सिंगल क्रोमोसोम कब होती है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कब बनती हैं, क्रोमोसोम के 2 आर्म्स कैसे आते हैं, कब आते हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक जो कि आपको सेल डिवीजन में करनी है, राइट। एंड आई होप 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अदरवाइज दिस नीड्स टू बी क्लियर कि आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कब बनती है, आपका सिंगल क्रोमोसोम कब होता है, राइट। सो वो आपके सेल डिवीजन में आप करेंगे, फाइन। सो एनी हाउ दिस इज अ क्रोमोसोम, राइट। अगर आप इस क्रोमोसोम को देखते हो, फाइन, इसी क्रोमोसोम को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है, एक छोटे से सेगमेंट को, इतने से पोर्शन को, राइट। सो ये आपका डीएनए है। सो क्रोमोसोम के अंदर और क्रोमोसोम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ दिस थिंग, दिस इज योर डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑलराइट। सो अभी हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम है, राइट, ये किस से बनी है? आपके डीएनए से बनी है, राइट, और आपके प्रोटीन से बनी है, आगे हम देखेंगे। सो दिस क्रोमोसोम इट कंपोजेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अगर हम डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट देखते हैं, इतने से सेगमेंट को, राइट, सेगमेंट मीन्स ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। से फॉर एग्जाम्पल दिस 2 सेगमेंट्स दे फॉर्म जीन 1, ऑलराइट। देयर आर
many genes, thousands of genes, right? Say for example on chromosome, so इतने से छोटे से सेगमेंट को हम कहते हैं एक जीन, राइट? इतने से सेगमेंट को हम कहेंगे सेकंड जीन, थर्ड जीन एंड सो ऑन, ऑलराइट? सो अगर आप डीएनए को देखोगे, दिस इज द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रैंड है, एक रिबन की तरह एक स्ट्रैंड है, और दूसरे रिबन ये है। दिस इज समहाउ सिमिलर टू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टेयर है एक, राइट? वुडन एक स्टेयर है, उस वुडन स्टेयर में, राइट, दो ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं और बीच में स्टेप्स होती हैं, एग्जैक्टली आपके डीएनए में ऐसे ही है, राइट? बट हियर द डीएनए इज ट्विस्टेड, लाइक इट इज फोल्डेड अप, ठीक है, राइट? दोनों स्ट्रैंड ऐसे में नहीं है, पैरेलली, ऑलराइट? सो देखिए आप, सो यहाँ पे क्या है, बीच में आपकी स्टेप्स हैं, डिफरेंट कलर्स से आपकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो आपकी स्टेप्स हैं, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, राइट? ये आपके एडनिन है, थाइमिन है, गोनिन है, साइटोसिन है, राइट? ये डिफरेंट आपकी क्या होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। मेनली देयर आर टू नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ऑलराइट? सो ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप 12th में जाएंगे या कॉलेज में, आप इन चीज़ों को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है दैट द डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ द टू स्ट्रैंड्स एंड इन बिटवीन यू हैव दिस स्टेप्स व्हिच वी नोन एज व्हाट, नाइट्रोजन बेसिस। सो दिस इज व्हाट सेल। तो सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल के अंदर ही आपके न्यूक्लियस, उसी के अंदर आपके क्रोमोसोम्स, ऑलराइट? देन न्यूक्लियस, इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन, इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, फाइन। क्रोमोसोम क्या है? इट्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, राइट? क्रोमोसोम किससे बनी है? डीएनए एंड प्रोटीन से बनी है, राइट? एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिनको हम कहते हैं हिस्टोन्स। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ऑलराइट? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होती है जीन्स। जीन्स क्या है? दिस इज स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट, दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन और ट्रेट, ऑलराइट? अभी आपने कहा कि जीन क्या होती है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होती है जो किसको कोड करते हैं? किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कोड करेगी, राइट? ये किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को ही कोड करेगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ माय हेयर, राइट? अगर ब्लैक कलर है, राइट, तो ये ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक ट्रेट है, कैरेक्टर है, राइट, वो क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द जीन। जीन ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर का कलर ऐसे में ब्लैक दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है बिकॉज जीन्स जो है किसी पर्टिकुलर एक प्रोटीन को कोड करते हैं। कहने का मतलब है कि जीन्स क्या बनाते हैं? दीज जीन्स दे यूज टू फॉर्म प्रोटीन्स, ऑलराइट? और आपकी पूरी की पूरी बॉडी का, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, राइट? प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पूरी की पूरी जो बॉडी बनी है, राइट, इट्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स, अदर बायोमोलिक्यूल्स आल्सो, राइट? वी हैव फैट्स एंड शुगर, राइट? लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट, बेसिक जो आपका चीज़ है, जैसे कि हेयर का कलर है, राइट, इस कलर का ब्लैक होना इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलर कोई प्रोटीन है जिसकी वजह से आपका कलर ब्लैक है। और प्रोटीन को कौन कोड करते हैं? कौन बनाते हैं उस प्रोटीन को? जीन्स बनाते हैं, राइट? सो जीन्स दे फॉर्म प्रोटीन्स एंड बिकॉज ऑफ दोज प्रोटीन्स यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेट्स। हेयर का कलर ब्लैक, आई कलर सपोज ब्लैक, ब्लूइश और येलोविश, राइट? अच्छा, हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टॉल है ना, कोई काफ़ी जाइगेंटिक होती है, कोई बिल्कुल ही स्मॉल हाइट होती है, उनकी छोटी हाइट होती है, राइट? फाइन। सो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये हर किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ये रिस्पॉन्सिबल है आपके जीन्स, राइट? एंड जीन्स फॉर्म प्रोटीन्स, ऑलराइट? देन लोकेशन, जीन्स कहाँ पे है? एग्जैक्टली, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स विच आर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, राइट? जीन्स कहाँ पे है? जीन्स ऑब्वियसली आपकी कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर ही है। हम कह सकते हैं कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज नथिंग बट द क्रोमोसोम, राइट? बिकॉज क्रोमोसोम किससे बनी है? आपके जीन और डीएनए एंड प्रोटीन से बनी है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। यू टेक अ पॉज एंड फिर आप वीडियो को बार बार देखें, राइट, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं होता है। सो द नेक्स्ट वन इज द क्रोमोसोम नंबर, ऑलराइट? अगर इससे क्या है कि क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम को अभी हमने देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट? लेकिन ये जो क्रोमोसोम नंबर है, किसी में क्रोमोसोम नंबर जो है, राइट, इन एवरी ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम नंबर वेरियस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वेरी करते हैं, इसीलिए डिफरेंट आपकी स्पीशीज हैं। अगर हर किसी में एक ही क्रोमोसोम नंबर हो, राइट, सो ऐसा नहीं होता है नेचर में, राइट? क्रोमोसोम नंबर जो हर किसी ऑर्गेनिज्म में डिफर करती है, राइट? सो एवरी स्पीशीज है फिक्स्ड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, राइट, वी हैव व्हाट? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीनिंग व्हाट? 46 क्रोमोसोम्स है हमारे में, ठीक है?
ऑलराइट, ठीक है, वी इनहेरिट 23 फ्रॉम आवर मदर and set of 23 from our father sperm cells, right? So sperm and ovum जब मिलते हैं, right, when a male and a female partner they go for a sex, right, तो वहाँ से जो आपकी gametes आती है ovum and sperm, उनमें आपकी particular नंबर क्रोमोसोम होती है, right, ठीक है, sperm में 23 एग्जैक्ट नंबर होगा और egg में 23, so 23 when they meet up, right, वो क्या बनाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम, ऑलराइट। सो यहाँ आप देखिए, आप से फॉर एग्जाम्पल ये एक है, 23 क्रोमोसोम है और मेल की तरफ से स्पर्म आए 23 क्रोमोसोम, और जब फर्टिलाइज हुआ तो 46 क्रोमोसोम बनी, राइट, और ये जाइगोट बनने के बाद फाइनली जब एम्ब्रियो बनेगी, राइट, और फिटस बनेगी, इसमें एग्जैक्टली 46 क्रोमोसोम होंगे, राइट। सो 46 में से 23 मदर की तरफ से और 23 आपके फादर की तरफ से आएगी, ऑलराइट। I hope you understand these concepts. Okay, then now the next thing, Gregor Mendel, you know, Mendel कौन है? The father of genetics, right? So ये आपका heading है। So why Mendel is called the father of genetics? ये बहुत important है, इसलिए because Mendel laid the foundation of genetics, alright? Mendel से पहले भी बहुत सारे scientists आए जिन्होंने genetics के ऊपर काम किया, right? But they were not able to organize things, you know, and make a sort of a particular, यानी इस फील्ड को एक शेप देना जो है, राइट, वो मेंडल ही कर पाया। I mean, Mendel was capable enough to organize things, right? You know, he did his experiments wonderfully, beautifully, in, you know, one by one, and finally उसने क्रॉसेस करने के बाद and he proposed the laws, right, जिसको हम कहते हैं कि Mendelian laws or the laws of inheritance, right? So for the first time जेनेटिक्स के रिगार्डिंग जो है, राइट, लॉज दिए जो कि काफ़ी एक्सेप्ट हुआ साइंटिफिक कम्युनिटी में, राइट, और जिसके बाद देखा गया कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाने लगा, बिकॉज मेंडल की जो भी लॉज हैं, राइट, ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल होती है, राइट, ऑल्दो देयर आर सम, यू नो, डिफरेंसेस, राइट, कि जहाँ, लेकिन फंडामेंटल जो चीज़ें हैं मेंडल के जितने भी उसने काम किया, लॉस दिए, वो हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होती है, राइट, ठीक है। एंड सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, राइट, सो दिस इज मेंडल, राइट, एंड ये इसके साथ ये पी प्लांट के, यू नो, ये पी प्लांट को मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि बिकॉज मेंडल वर्कड ऑन द पी प्लांट, राइट, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर ही काम किया। सो हु वाज मेंडल? He was an Austrian monk, right? So he was a monk actually, ठीक है, right? A religious personality था वो, right? जिसने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया किसके ऊपर? गार्डन पी प्लांट, जो कि आम आपके गार्डन में, किचन गार्डन में, राइट, जो पी प्लांट होती है उसी के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। एंड गार्डन पी प्लांट साइंटिफिकली नोन एज पाइसम स्टाइवम। सो बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम को हम हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं, राइट। जब आप टाइप करते हो आप इटैलिक्स में लिखेंगे, राइट। जब आप लिखते हो हाथों से कॉपी पे, राइट, आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को दोनों को अंडरलाइन करनी है, राइट, व्हेन यू आर टाइपिंग, राइट। सो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, आपको इटैलिक्स में ही रखना है, राइट। सो पाइसम स्टाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। So he laid the foundation of the modern genetics through his careful experiment between 1856 and 1863. So this is most important, right? कि 1856 से 1863 के बीच में मेंडल ने अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया, राइट। So this is important, ठीक है। और आपको पता है कि जिस टाइम पे मेंडल काम कर रहा था उस टाइम पे, यू नो, डार्विन, यू नो, फादर ऑफ एवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, राइट, उन्होंने अपना काम करा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी रिकग्निशन मिली। बट एट द सेम टाइम मेंडल भी काम कर रहा था जेनेटिक्स के ऊपर, ही डिडंट गेट मच रिकग्निशन, क्योंकि लोग जो है मेंडल, आई मीन डार्विन की थ्योरीज को पढ़ रहे थे, डार्विन को सुन रहे थे, और साइंटिफिक कम्युनिटी में भी डार्विन को काफ़ी, आई मीन, उसको अप्रिशिएट किया गया। बट मेंडल वर्क वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन ही प्रपोज्ड, आई मीन व्हेन ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट एंड व्हेन ही प्रपोज्ड द लॉस ऑफ मेंडल, राइट। मेंडल गॉट रिकॉग्निशन जब उसकी डेथ होने के बाद इसको रिकॉग्निशन मिली, राइट। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक जो कि हायर क्लासेस में आप करेंगे, फाइन। सो मेंडल के टाइम पे और एक साइंटिस्ट भी था, डार्विन, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ऑलराइट, फाइन। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग,
Alright, why Mendel chose pea plant then? Mendel ने pea plant को क्यों choose किया? This is one of the question often asked the examination in the examination, maybe in the competitive exam और आपके academic जो exams होती हैं वहाँ पे पूछते हैं, right? So pea plant is very easy to grow, right? इसको हम आराम से grow कर सकते हैं. इसको grow करने के लिए कोई, I mean, there is not complex procedure. Simply आपको इसके seeds को लेने हैं, आपको kitchen garden में grow कर देना है. हर कोई करते हैं, right? गरीब भी अमीर भी हर किसी के एक्सेस में होती है पी प्लांट, आई मीन इसके सीड्स. सो इजी टू ग्रो, राइट? कोई स्पेशल इसके लिए केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट? अच्छा, देयर इज क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल ट्रेट्स, टॉल वर्सेस शॉर्ट, ग्रीन वर्सेस येलो सीड्स. अगर हम पी प्लांट को देखेंगे, राइट, इसकी फ्लावर जो है, राइट, ये काफ़ी बड़ी है. आई मीन यू कैन ईजिली सेपरेट द पेटल्स, सेपरेट इसके पेटल्स को आप अलग अलग कर सकते हैं. इसके अंदर जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं. कोई इतनी छोटी सी फ्लावर नहीं है, राइट? इट्स नॉट इन द शेप ऑफ द फ्लावर, द साइज ऑफ द फ्लावर इज नॉट इनकॉन्स्पिक्यूअस, राइट? ये काफ़ी, आई मीन सॉरी, ये छोटी नहीं है, राइट? बड़ी है, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, ईजी टू हैंडल, राइट? और इसका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट है. विद इन 1 सीजन यू कैन ग्रो दिस पी प्लांट एंड यू कैन स्टडी ऑल द स्टेजेस ऑफ द पी प्लांट. Alright, so बहुत easy है. I mean, month of, for example, in the climatic conditions of Ladakh, if you start growing this plant in the month of sowing the seeds of the pea plant in the month of May or June, तो hardly 2 months या 3 months के बाद जो है सिंगल सीजन में ही आपकी प्लांट पूरी तैयार हो जाती है. And for the researchers, right, it's very, I mean, ईजी टू स्टडी ईच एंड एवरी साइकिल. ठीक है, फ्लावरिंग को आराम से एक ही सीज़न में देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, राइट? अच्छा, जो पॉलिनेशन का पूरा मैकेनिज्म है, फर्टिलाइजेशन का, हर किसी स्टेज को आप एक ही सीज़न में स्टडी करते हैं. दैट्स वाई दिस वाज प्रेफरेबल, दैट्स वाई मेंडल चोज दिस पी प्लांट. ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, आई मीन द साइकिल इज एनुअल, राइट? विद इन 1 सीजन अपनी पूरी की पूरी साइकिल को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए, राइट, आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, फाइन टर्म्स है, इनको याद रखना, इनको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, राइट? वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ठीक है, साइंस में क्या है, आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू थिंग्स टू कैरी ऑन. अदरवाइज़ क्या होता है, आप रट्टा लगाओगे, राइट? से फॉर जीन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, आपने खाली इसका रेक्टिफिकेशन किया है, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, राइट? सो बेटर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन यू go ahead. Okay, so let's understand important concepts. First of all, we have the factor. What factor is all about? Factor को देखिए आप, फैक्टर क्या है, मेंडल के टाइम पे, राइट, जीन नाम का कोई टर्म नहीं था, राइट? जैसे कि हमने विल्हम जॉनसन ने 1905 में जो जीन का कॉन्सेप्ट दिया, राइट? और जॉनसन से पहले ही मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 63 तक, राइट? सो उस पीरियड में कोई जीन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. वी हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट वाज फैक्टर. सो मेंडल ने फैक्टर को यूज़ किया, इस टर्म को यूज़ किया. क्या होती है फैक्टर? जैसे कि आपका जीन है वही फैक्टर ही है, राइट? सो द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया है. जीन क्या होती है? इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरी द इंफॉर्मेशन, राइट, कि जिसकी वजह से पेरेंट्स की तरह ऑफस्प्रिंग दिखते हैं somehow. Fine. So factor is nothing, it's a gene. Alright, the factor concept was given by Mendel and the gene concept was given by Johanson. Alright, next important आपका है allele. So this allele is most important. Allele क्या होती है? देखिए आप, different forms of the same gene. For example, gene for height can have 2 alleles, T for tall and T small t for short. एलील क्या होती हैं? एलील जो होती हैं ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं एक जीन का. से फॉर एग्जांपल हम क्या मानते हैं, पी प्लांट का हाइट है, राइट? ये फिनोटाइप है, यानी बाहर से ये टॉल दिख रहा है, राइट? तो जीन लेवल पे हम जब देखते हैं तो हमें मिलता है कि पी प्लांट के अंदर जो है एक आपका कैपिटल जीन है, कैपिटल टी है, राइट, जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आपका एक जीन की फॉर्म है जिसका नाम है स्मॉल टी, जो कि ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करती है. तो कैरेक्टर तो एक ही है, प्लांट हाइट है, राइट? इसकी 2 फॉर्म्स है, राइट?
कैरेक्टर सिर्फ एक ही है, इसकी दो ट्रेट्स है, फाइन। तो एक शॉर्ट है, एक टॉल है। सो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव द जीन, एंड द जीन इज कैपिटल T फॉर टॉल एंड स्मॉल t फॉर शॉर्ट। सो एक जीन है, इस जीन की दो फॉर्म्स है, राइट। एक सपोज एक जीन है, राइट, क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, फाइन। एक जीन, इसकी दो फॉर्म्स है, एक आपकी शॉर्टनेस के लिए है और एक आपके किसके लिए है, ड्वार्फनेस के लिए है, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ऑलराइट। सो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो ग्रीन कलर का जो शो किया है, राइट, these two things they are a single gene, okay, I mean this is a single gene। इस एक ही जीन की दो फॉर्म्स है, एक स्मॉल d है, दूसरा कैपिटल D है, लेकिन दोनों एक ही लोकस पे है, एक ही पोजीशन पे है। आपको याद रखना है, एलील इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जीन की दो फॉर्म्स है, एक स्मॉल d है, एक कैपिटल D है, दोनों एक ही लोकस पे है, एक ही पोजीशन पे है, ऑलराइट। सो देखिए ना आप, ये आपका क्रोमोसोम है, दीज आर द, यहाँ पे आपको पेयर क्रोमोसोम दिख रही है, इस पेयर क्रोमोसोम पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, आपकी कैपिटल D है, ये स्मॉल d है, ऑलराइट। सो दिस इज अ क्रोमोसोम, फाइन। एट दिस लोकस द एलील्स आर होमोजाइगस। देखिए आप, ये जो आपके जो एलील होती हैं, या तो कभी कभी क्या होगा, दोनों कैपिटल F, प्योर TT या प्योर FF, ठीक है, कंप्लीटली प्योर टॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या स्मॉल d और स्मॉल कैपिटल D है, राइट। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती हैं, राइट, उसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो या तो इस तरह से कैपिटल D जो कि डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल d जो कि रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इतना याद रखना है, द जीन्स दे हैव ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, राइट, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज योर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इन पी प्लांट। टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T, राइट, और शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल t। दिस कैपिटल T एंड द स्मॉल t, दे आर नॉट द टू जीन्स, they are a single gene, they are the alternative form of a gene, right। एक ही जीन की दो फॉर्म्स है, आपको इतना याद रखना है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डोमिनेंट एलील क्या होती हैं, डोमिनेंट एलील वो होती है, राइट, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, राइट, और दूसरे रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देगी। से फॉर एग्जाम्पल हियर कैपिटल D एंड स्मॉल d, इन दोनों में से कैपिटल D जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, राइट, और स्मॉल d को एक्सप्रेस होने नहीं देगी। इसीलिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टॉलनेस की भी जीन है, एलील है, और ड्वार्फनेस की भी है, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप होगा दिखेगी वो टॉल इसलिए दिखेगी क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट जीन है। जब भी कभी डोमिनेंट आपकी एलील होगी वो कभी भी इस रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देगी। सो द डेफिनेशन इज the allele that expresses itself in the presence of its contrasting allele represented by a capital letter, for example T। जब भी ये कैपिटल T प्रेजेंट है, राइट, ये स्मॉल t को ड्वार्फनेस को कभी भी एक्सप्रेस होने नहीं देगी, राइट। इट ऑलवेज शो इट इज डोमिनेंस, ये हमेशा अपना डोमिनेंस जो है रखेगी, फाइन। से फॉर एग्जाम्पल इन अ फैमिली, राइट, कि एक फादर होती है, एक मदर है, राइट, उनमें से दोनों में से कोई भी डोमिनेंट हो सकती है। यानी से फॉर एग्जाम्पल की फैमिली में फादर का ज़्यादा चलता है, राइट, उसी की बात मानी जाती है, हर कोई फादर जो भी कहता है उसको फॉलो करती है, फाइन। इवन मदर भी। सो यहाँ पे मदर जो है रिसेसिव है। जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कुड बी कि आपका मदर जो है वो डोमिनेंट हो सकती है, राइट। फादर जो है वो एक कोने में बैठा हुआ है और मदर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और पूरा का पूरा द होल फैमिली सिस्टम इज रन बाय द फीमेल, आई मीन द मदर। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। Recessive allele क्या है? The allele that remains hidden in the presence of a dominant allele। Recessive allele वो allele, right, जीन के वो फॉर्म जो कि dominant allele होगा, उस टाइम पे ये खुद को बिल्कुल ये छुप के बैठता है, राइट, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, राइट। डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, राइट। ये जो रिसेसिव allele है वो कब बाहर आ सकते हैं, जब इसके साथ कोई डोमिनेंट allele नहीं होगा, इसके साथ रिसेसिव allele होगी। Say for example we can find here, yes, small g and small g, these two are the recessive alleles। तो इस टाइम पे ये रिसेसिव allele एक्सप्रेस करेगी क्योंकि साथ इसके जो पार्टनर है वो भी रिसेसिव ही है, ऑलराइट। रिसेसिव क्या होती हैं और डोमिनेंट क्या होती है, राइट, आपको समझ में आ गया होगा। डोमिनेंट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है, राइट, व्हेन देयर इज अ डोमिनेंट allele, ऑलराइट।
So now the next important term is जीनोटाइप. क्या होती है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज इम्पॉर्टेंट. जीनोटाइप क्या होते हैं, जीन के लेवल पे हम बात करेंगे. फाइन. से फॉर एग्जांपल द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, आपकी पूरी की पूरी सेल के अंदर राइट जो जीन्स हैं. फाइन. वो जो जीन्स हैं राइट उनका जो ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जो जेनेटिक मेकअप है, यानी जीन्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है राइट, वो आपका क्या है, वो जीनोटाइप है. फॉर एग्जांपल कैपिटल टी टी ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जीनोटाइप है, स्मॉल टी ये भी जीनोटाइप है. कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है या जो जेनेटिक मेकअप है पूरी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, कितने डोमिनेंट एलील हैं, कितने रिसेसिव एलील्स हैं राइट, या मिक्सचर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कितने हैं, वो पूरा का पूरा जीनोटाइप है आपका. सो यहाँ पे हम जीन के लेवल पे बात करते हैं. अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं राइट, तो आप नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये जीन्स हैं राइट. क्यों? क्योंकि जीन्स को जानने के लिए यू हैव टू मेक द मॉलिक्यूलर स्टडी, आपको यानी जीन के लेवल पे स्टडी करना है राइट. फाइन. ये आपकी जीनोटाइप्स है. जैसे कि डीएनए है, आपके क्रोमोसोम्स हैं राइट. जैसे कि हमने डीएनए कहा, क्रोमोसोम कहा, जीन्स कहा, ये आपका जीनोटाइप है. फाइन. जीन्स. फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप का मतलब होता है इन एक्सटर्नल फीचर किसी ऑर्गेनिज्म का, यानी बाहर से वो कैसे दिखता है. फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म जो टॉल दिख रही है, कोई ड्वार्फ दिख रहा है ना. किसी इंडिविजुअल के जो फिंगर्स हैं है ना वो काफ़ी लंबे है किसी ऑर्गेनिज्म के आई मीन ह्यूमंस के जो नेल्स है काफ़ी छोटे छोटे नेल्स हैं राइट. या कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रेट होगा, कोई भी कैरेक्टर होगा राइट, ठीक है, जो कि हम देखते हैं. फाइन. जैसे कि आई कलर इसका ऐसा है, हेयर कलर ऐसा है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन इसका ऐसा है राइट, ठीक है, विटिश है या फेयर है. फाइन. वो फिनोटाइप्स है जो कि हमें दिखते हैं. जैसे कि एक माउस है राइट, एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल ये इंसेक्ट्स हैं, ये हमें दिखता है बाहर से राइट, जो कि आप इजीली इनको स्टडी करते हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल फीचर्स होती है, जो कि आप आराम से इनको स्टडी करते हैं. जीनोटाइप के लेवल पे यू हैव टू मेक दी मॉलिक्यूलर स्टडी, जीन के लेवल पे आपको स्टडी करना है. ऑलराइट. देन दीज टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस क्या है? प्योर, जिसका जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द टू एलील्स ऑफ अ ट्रेट आर आइडेंटिकल. दोनों एलील्स अगर बिल्कुल ही सेम है, कैपिटल टी है किसी जीन के ऊपर, वो होमोजाइगस है. अगर हेटेरोजाइगस क्या है? जब ये एलील्स जो होती हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए राइट, वो डिफरेंट होते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी होगा. अगर हम फिर से इफ यू टेक दिस थिंग, यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी राइट, ये आपका हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस एलील. या पूरा क्रोमोसोम जो है वो हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम है, डिफरेंट एलील्स हैं. यहाँ पे कैपिटल एफ तो ये होमोजाइगस है, ये प्योर हाँ एफ है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं. ऑलराइट. सो ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर. नाउ विल कम टू दी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मेंडल ने जब पी प्लांट को स्टडी किया राइट, ठीक है, तो उसने 7 ऐसे कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया राइट, जिनको हम कहते हैं 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. व्हाट कंट्रास्टिंग मीन्स? कंट्रास्टिंग क्या होती हैं? ऑपोजिट है ना. जैसे कि ब्लैक का वाइट है ना, जैसे कि मेल का फीमेल है. इन द सेम वे, ऑन द सेम लाइन, आपकी पी प्लांट के अंदर जो है 7 ऐसे कैरेक्टर्स थे राइट, जो कि कंट्रास्ट था, ऑपोजिट थे. कैरेक्टर एक ही है लेकिन ऑपोजिट है. ये 7 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो द स्टूडेंट्स, आप इन कैरेक्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और साथ ही साथ में इनको दिस हैज़ टू बी आई मीन मेमोराइज. ठीक है. सो ये ट्रेड्स है जैसे कि, और ये सभी ट्रेड्स हैं. ट्रेड मीन्स कैरेक्टर है राइट. और ये जो ट्रेड, वेदर दिस ट्रेड इज डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है, वो दिया हुआ है. अगर आप पी प्लांट की सीड को देखते हैं, सो सीड शेप जो है या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा. राउंड डोमिनेंट होती है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव होती है. ऑलराइट. अगर सीड कलर को देखते हैं, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है. कलर पॉट का जो कलर है या तो ग्रीन होगा तो डोमिनेंट है, येलो होगा तो वो रिसेसिव है. फाइन. सो आपको इस तरह के कलर्स भी मिल सकते हैं, पॉट के इस तरह के कलर्स भी हो सकते हैं. अगर शेप ऑफ द पॉट ये इन्फ्लेटेड है, फुल है, आई मीन इट इज़ कम्प्लीटली आई मीन इन्फ्लेटेड, यू नो, इट्स नॉट कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसे में सुखड़ा हुआ नहीं है राइट.
ये पूरा फुल लिखा हुआ है इन्फ्लेटेड है, राइट। जैसे कि आप बलून है, बलून को आप ऐसे में एयर ब्लो करते हैं, राइट, बलून यूज टू ब्लो अप, आई मीन इन्फ्लेटेड, ठीक है। तो इन्फ्लेटेड है या फुल है या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, कुछ पी के पॉट्स होती है जो कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, बिल्कुल सुखड़ा हुआ होता है, राइट, इट्स समथिंग लाइक दैट। देन प्लांट हाइट, या तो टॉल है या शॉर्ट है, टॉल डोमिनेंट, शॉर्ट रिसेसिव। पोजीशन ऑफ द फ्लावर इंपॉर्टेंट है, या तो एक्सिलरी होगा या तो टर्मिनल होगा। लीफ ब्रांच लिखा हुआ है, सपोज एक लीफ है, एक प्लांट है, इसकी लीफ है, लीफ और ब्रांच के बीच में से अगर फ्लावर है तो एक्सिलरी है। यहाँ पे क्या है, पूरी ब्रांच स्टेम है, मेन स्टेम के ऊपर है ना, ऊपर ही आपका एक फ्लावर है तो वो टर्मिनल है। तो टर्मिनल जो है आपका रिसेसिव है, एक्सिलरी पोजीशन या एक्सियल पोजीशन जो है आपका क्या है, इट्स डोमिनेंट। एंड फाइनली द फ्लावर कलर, फ्लावर कलर दो तरह की हो सकते हैं, इधर इट इज पर्पल, पर्पल डोमिनेंट है, और वाइट आपका रिसेसिव है, ऑलराइट। सो दीज आर द 7 contrasting characters which needs to be understand and which needs to memorize, okay. Now we'll come to the crosses, okay. अब हम क्रॉस पे आते हैं। मेंडल के 2 क्रॉस है, एक आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, सेकंड आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए आप, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जब फीचर्स को अच्छे से देखा, 7 कैरेक्टर्स को अच्छे से देखने के बाद अब उसने एक्सपेरिमेंट अपना शुरू कर दिया है, ऑलराइट। उसने क्या किया, अपने पी प्लांट के अपने किचन गार्डन में, राइट, उस गार्डन में पी प्लांट को ग्रो कर दिया। एक प्लांट जो कि टॉल है, फिनोटाइप उसको दिखता है ये टॉल है, राइट, और साथ ही साथ में एक ड्वार्फ है। सो ड्वार्फ प्लांट और टॉल प्लांट को, राइट, ग्रो कर दिया है। करने के बाद दोनों को अब उसने पॉलिनेट कर दिया, राइट, और फर्टिलाइजेशन किया है। क्योंकि आपको पता है कि पी प्लांट की जो फ्लावर्स होती है वो बाइसेक्सुअल हैं, इसमें दोनों सेक्सेस आपके प्रेजेंट है, राइट। अगर आपके बाइसेक्सुअल कोई फ्लावर है तो उस फ्लावर में पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ होने की चांसेस है, उसी के पॉलन उसी के एंथर पे गिरेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्टिग्मा को हटा देते हैं, राइट, कैपिंग करके या इमैस्कुलेट करके, और इसके पॉलन्स को हम डेलिबरेटली किसी दूसरे फ्लावर जो कि पी प्लांट की किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जो है विच इज ड्वार्फ, उसके ऊपर पॉलिनेट करते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से किया है, राइट। सो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, इसने एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे ले लिया, राइट, और क्रॉस कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे प्लांट की हाइट को लिया है, एक कैरेक्टर को लिया है, राइट। और आपको पता है इस प्लांट हाइट की 2 आपके फॉर्म्स हैं, राइट, ट्रेट्स हैं, एक आपका टॉल है, दूसरा आपका ड्वार्फ है। टॉल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, हाँ, टी, एंड ड्वार्फनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। दोनों को क्रॉस कर दिया, यहाँ से गिमिट्स कैपिटल टी आएगी, यहाँ से स्मॉल टी आएगी, दोनों जब मिलेगी क्रॉस करेगी, राइट, फर्टिलाइज होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये F1 जनरेशन बना, पहला जनरेशन बनी, राइट। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, फाइन। लेकिन इसका जो फिनोटाइप है बाहर से कैसे दिखेगी, ये टॉल प्लांट की तरह दिखेगी, ड्वार्फ की तरह नहीं दिखेगी, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट एलील, ठीक है। F1 जनरेशन को जब इसी के तरह का और एक प्लांट को हम लेंगे, फर्स्ट F1 जनरेशन में आपके बहुत सारे प्लांट्स बने हैं, राइट, हम सेम 2 प्लांट्स को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी कैपिटल, देखिए एक मेल को दूसरे फीमेल प्लांट से हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे गेमेट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, गेमेट्स आए, कैपिटल टी आएगी और स्मॉल टी आएगी, ये मेल प्लांट का हुआ। इसी को सपोज हमने क्रॉस कर दिया कैपिटल टी स्मॉल टी किसी दूसरे प्लांट के साथ, तो वहाँ से क्या आया, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल गेमेट्स हैं, राइट। इफ आई एबल टू मेक दिस थिंग, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्रॉस दिस अप, है ना, इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। सो दिस कैपिटल टी स्मॉल टी मेल प्लांट, ये फीमेल है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेल, मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन एंड फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से आई, और फीमेल वाले में कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी यहाँ, ये गेमेट्स बनी। सो दीज गेमेट्स, ये गेमेट्स जो फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ, कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगी, कैपिटल टी, इसका फिनोटाइप कैसे दिखेगी, टॉल दिखेगी। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल्दो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटाइप हमेशा इसका टॉल दिखेगी बिकॉज डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करेगी। यहाँ पे भी सेम केस है, दीज 2 प्लांट्स have the same features, that tall, but the genotype is heterozygous, capital T small t, और यहाँ पे small t है,
इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं, होमोजाइगस कंडीशन है, और रिसेसिव जो आपके एलील्स है वो एक्सप्रेस करेगी, और यहाँ पे जो प्लांट बनेगी वो इस प्लांट की तरह होगा जो कि ड्वार्फ है। ऑलराइट, ये सारा करने के बाद हम रेशियोज निकालते हैं। अब देखिए ये इस टेबल को हम कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर, राइट। प्यूनेट वाज द साइंटिस्ट एंड ही प्रपोज्ड दिस टेबल। इस टेबल में हम चीज़ों को रखते हैं प्यूनेट स्क्वायर में। वंस यू आर डन विद द क्रॉस, फिर हम रेशियोज निकालते हैं। एक होती है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स बाहर से कैसे दिख रहे हैं प्लांट्स, ये 4 प्लांट्स, ये 3 तो टॉल दिखेगी, सो 3 टॉल, और ये सिंगल एक जो है वो शॉर्ट दिखेगी, सो 1। सो 3:1 इज दी फिनोटिपिक रेशियो। एंड जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप मीन्स कि जीन के लेवल पे देखेंगे, कैपिटल टी कितने हैं, 1 हैं, राइट, इसीलिए मैंने लिखा 1। एंड स्मॉल टी कैपिटल टी कितने हैं, ये 2 हैं, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 and small t 1, so the ratio is 1:2:1. Fine. So in Mendel monohybrid cross we have the phenotypic ratio 3:1 and the genotypic ratio 1:2:1. That's it. I hope you understand. All right. Then Mendel का dihybrid cross है, इसमें Mendel ने दो कैरेक्टर्स को लेके अपना एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। So here Mendel took 2 characters. He considered 2 characters at a time, right. यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को हम लेंगे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था ना यार, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से, उसमें से आप किसी भी 2 कैरेक्टर को ले सकते हैं, राइट। मेंडल ने इन 2 कैरेक्टर्स को लिया, एक सीड का कलर था और दूसरा सीड का शेप है। ऑलराइट, सो आई विल सम अप माय लेक्चर विद इन 10 मिनट्स। ओके, सो 10 मिनट में हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये क्या है, ये जो वाई लिखा है, राइट, ये सीड का कलर है, येलो है, और ये स्मॉल वाई है, ये सीड का कलर है जो कि क्या है, ग्रीन है। ऑलराइट, और यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, ये सीड की शेप को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट, जो कि राउंड है, एंड द स्मॉल आर दिस इज द शेप ऑफ द सीड जो कि रिंकल्ड है। ऑलराइट, रिंकल यू नो। ये 2 पेरेंट्स है, पेरेंटल जनरेशन है, इन दोनों को क्रॉस किया हमने, तो यहाँ से गेमीट आएगी, आने के बाद जो है क्या होगा, ये F1 जनरेशन बनेगा, ये F1 जनरेशन है आपका, राइट। ये F1 जनरेशन जो है इसका कलर बिल्कुल ही एग्जैक्टली इसकी तरह है, दैट मीन्स ये डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखेगी। क्या दिखेगी, येलो और राउंड दिखेगी। देखो डोमिनेंट जीन एक भी होगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ऑलराइट, सो वाई, इसीलिए इसका कलर येलो है, और कैपिटल आर है तो इसकी शेप राउंड है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैपिटल वाई द कैपिटल आर द फिनोटाइप इज एक्जैक्टली व्हाट, क्या है आपका, येलो एंड राउंड है। वंस यू आर डन विद दैट, फिर मेंडल ने क्या किया, इसी की तरह के दूसरे प्लांट को इसने क्या किया, क्रॉस कर दिया है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा इसके यहाँ यू कैन ड्रॉ दिस। अच्छा, इसको हमने क्रॉस कर दिया है किसके साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑलराइट, सो ये सपोज फॉर एग्जांपल आपका मेल प्लांट है, राइट, ये फीमेल प्लांट है, राइट। तो दोनों की तरफ से जब गेमीट्स आएगी, यहाँ पे हमने मेल गेमीट्स को लिखना है, यहाँ हमने फीमेल गेमीट्स को लिखना है। सो वी रिप्रेजेंट दिस विद दिस साइन, ये मेल है और ये फीमेल है, डन। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक दिस मिस्टेक कि गेमीट्स कैसे बनाना है, गेमीट्स कैसे बनाना है। देखिए आप, इस कैपिटल वाई को सबसे पहले इन 2 आर के साथ आपने क्रॉस कर देना है। सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गए, फिर इसके बाद इस कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ऑलराइट, यहाँ लिखा है। फिर स्मॉल वाई को कैपिटल आर से स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर से स्मॉल वाई को स्मॉल आर। सो इन दिस वे वी मेक द गेमीट्स। लाइकवाइज यहाँ पे भी कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इन दिस वे वी आर डन विद द गेमीट्स। ऑलराइट, नाउ गेमीट्स हमने बना लिया है। नाउ यू क्रॉस अप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस कर देना है। सो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इन दिस वे आपने सारे गेमीट्स को बना देना है, राइट। सो 4 4 16, सो 16 आपकी प्रोजेनिस बनेगी, राइट। और इनका फिनोटाइप कैसे होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। फाइन, येलो वाले कितने हैं, येलो कलर और राउंड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 हियर। देन येलो सॉरी ग्रीन और राउंड, राइट, यहाँ कितने हैं 1 2 3, ग्रीन राउंड 3। देन दिस 3, यहाँ पे क्या है कि येलो एंड रिंकल, येलो रिंकल कितने हैं 1 2 3, 1 2 3। येलो इसलिए क्योंकि कैपिटल वाई, रिंकल इसलिए क्योंकि दोनों आपके स्मॉल आर आ रहे हैं, इसीलिए
ये 3 आ गए 1 2 3 एंड फाइनली यू हैव दिस ग्रीन एंड रिंकल्ड, बिल्कुल एफ पैरेंटल जनरेशन में जो ग्रीन एंड रिंकल था वो यहाँ एक्सप्रेस हुआ, क्योंकि ऑल द एलील्स दे आर स्मॉल y स्मॉल r दे आर ऑल रिसेसिव, इसीलिए एक्सप्रेस कर दिया है। फाइन। सो इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस वी हैव द रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइप मींस बाहर से कैसे दिख रहा है। फाइन। सो यू हैव 9 3 3 3 1, राइट, ठीक है, ये आपका 9:3:3:1 इज द रेशियो। ओके, finally we come to discuss the loss of inheritance or the Mendelian loss. This is most important, right, and you need to understand exactly what each law says. All right. So Mendel himself proposed only 2 laws. You have to keep this in mind. ठीक है, बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है कि 3 laws 4 laws, right, but Mendel himself gave only 2 laws, right. रेस्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड ऑल्सो और एक लॉ भी है, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, इन 2 लॉज को बाद में इनके क्रॉस से डिराइव किया, राइट। सो वी हैव ओनली 2 लॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल, रेस्ट, दिस लॉ एंड द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, 2 लॉज जो है उन दोनों को बाद में डिराइव किया साइंटिस्ट लोगों ने। सो वी हैव नॉर्मली वी डिस्कस दिस 3 लॉज ओनली, ऑलराइट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे डोमिनेंस को आपको याद रखना है कि कोई डोमिनेंट वाला कोई फैक्टर है। फाइन। इस लॉ को डिराइव किया है कहाँ से? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसको निकाला है, ऑलराइट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही इसको निकाला है, ये आपको याद रखना है। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? ये कहता है कि व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग traits are crossed, only one form of the trait appears in the F1 generation. This is F1, all right. The hybrid of the offspring exhibits only the dominant trait in their phenotype. कहने का मतलब सिंपल है, all right. इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव करते हैं। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसको हमने पहले ही कर दिया है, राइट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जब भी कभी आपका जो डोमिनेंट अलील होगा, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल टी है ना यार, जहाँ का भी कहीं भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा, राइट, सपोज ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, राइट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, जहाँ भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। इट नेवर अलाउज द रिसेसिव अलील टू एक्सप्रेस। इसीलिए F1 बिल्कुल ही डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखेगी, टॉल इसलिए दिखेगी क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है। सो कैपिटल टी या डोमिनेंट अलील जहाँ प्रेजेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी एंड नेवर अलाउज द रिसेसिव अलील टू एक्सप्रेस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपली सेज कि जहाँ कहीं भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने बिल्कुल नहीं देगी, ओके। सो सपोज ये फिनोटाइप है, राइट, कैपिटल है, ये ऐसे दिख रहा है, ये स्मॉल ए ऐसी दिख रही है ना, इसके फिनोटाइप। यहाँ क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए है, राइट, मिक्सचर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, डोमिनेंट ही की तरह दिखेगी, इसकी तरह, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने बिल्कुल नहीं देगी। सो दिस इज कंप्लीटली व्हाट? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड देन योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को कहाँ से निकाला है? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अगेन दिस इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द 2 alleles फॉर ईच trait segregates so that ईच गैमीट कैरीज ओनली 1 allele फॉर ईच trait। कहने का मतलब ये है, ओके, सो दिस इज व्हाट मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसको निकाला है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपके ये गैमीट्स आ गए इसकी तरफ से और यहाँ से ये गैमीट आ गए, दोनों ने क्रॉस किया, ऑलराइट। क्रॉस करने के बाद देखिए आप, क्रॉस करने के बाद क्या होगा? जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, F1 से जब गैमीट बनेगी, उस गैमीट में, राइट, ईच गैमीट इज कंप्लीटली प्योर ईदर फॉर Y, कैपिटल T या कैपिटल Y, या स्मॉल T या स्मॉल y। कहने का मतलब है कि हर किसी गैमीट में एक सिंगल एलील ही होगा, राइट, दोनों एलील एक ही गैमीट में नहीं जाएगी। सो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, राइट, एलील सेपरेट, एलील अलग अलग होते हैं, राइट। ये एलील यहाँ आ गई और ये एलील यहाँ आ गई। हर कोई गैमीट जो है प्योर है, ये प्योर Y के लिए है, ये प्योर स्मॉल y के लिए है। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी of gametes. So why law of purity of gametes? Because each gamete is completely pure for single allele, ठीक है,
Alright, this is law of segregation. This is most important again. Alright, I hope you understand. Then finally we have the law of independent assortment. क्या है? Law of independent assortment को हमने मेंडल के डाई-हाइब्रिड क्रॉसेस को डिराइव किया है. This is important. Out of 3, only one law, that's law of independent assortment. इसको हमने डाई-हाइब्रिड क्रॉस से ही निकाले हैं. फाइन. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं. द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट एलील फॉर सेपरेट ट्रेट्स आर पास्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो सेपरेट ट्रेट्स है, से फॉर एग्जांपल सीड का कलर है और सीड के शेप है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और अलग अलग ट्रेट्स हैं, उनके अलग अलग जीन्स हैं. ऑलराइट, गिमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है, राइट, हर कोई गिमीट जो है सेपरेटली आई मीन सेग्रीगेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि सेग्रीगेशन में आ गया वो, राइट. अलील जो होते हैं वो सेपरेटली पास करते हैं, यानी जब अलग अलग गिमिट्स में जाते हैं वो अपनी रूट को खुद पकड़ लेते हैं. ये डिपेंड नहीं करता. कहने का मतलब यह है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जब गिमिट की फॉर्मेशन होगी, राइट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट. ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये क्या है? ये आपके सीड के कलर के लिए है. ये दो अलील जो है ये डिपेंड नहीं करेगा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर पे. कहने का मतलब है कि अगर कैपिटल आर ही होगा तो ये कैपिटल वाई के साथ जाएगी, ऐसा नहीं है. ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ भी जा सकती हैं, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकती हैं. सो इस पर्टिकुलर अलील का इस पर्टिकुलर अलील से कोई लेना देना नहीं है जब पास होता है गिमिट्स में. सो पर्टिकुलर किसी गिमिट में ये इसके साथ भी आ सकती हैं, ये इसके साथ भी आ सकती हैं, इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो सकती है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगी. इसीलिए ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ भी जा सकती है, या कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जाएगी, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जाएगी, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकती है. इसीलिए देयर इज़ नो boundary or there is no limitation or there is no compulsion on particular allele, right, to go with the allele of a different gene. ये एक जीन, ये दूसरा जीन, इस जीन के यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक ही जीन है, इसके दो फॉर्म्स हैं. ये कैपिटल वाई इसके साथ भी जाएगी, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकती हैं. वो गिमिट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेटली मूव करेगी, राइट. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. ओके, विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपने अच्छे से इसको ग्रास्प कर लिया है. यू पॉज द वीडियो and you repeat the video, I mean the different slides जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, right, you go back and then you move forward. First understand the concept and then you go ahead. Thank you so much.